विहान बेटा, खेलने बाद में जाना, पहले अस्पताल में टिफिन देकर आओ। मेन गेट की ओर जाते विहान को रीता ने बेडरूम से आवाज़ दी। टिफिन तैयार है तो रुकता हूँ, नहीं तो मैं आधे घंटे में आकर ले जाता हूँ। विहान को खेलने जाने की जल्दी थी। तैयार है बेटा, अभी लेकर जाओ। तेज कदमों से चलती हुई रीता किचन की तरफ बढ़ी और टिफिन अपने 14 वर्षीय बेटे के हाथ में थमा दिया। अस्पताल में टिफिन देने का सिलसिला पिछले 10 दिनों से चला आ रहा है, क्योंकि वहां पे 57 वर्षीय रीता के साथ सुनीता देवी दाखिल है। कुछ दिन पहले ही वह अपने आश्रम के स्नान गृह में फिसलन की वजह से गिर पड़ी थी और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। बहुत ही यातना से गुजर रही थी बेचारी। रीता के पति रमेश प्रतिदिन सुबह शाम माँ को देखने जाते थे और बेटा दोनों टाइम टिफिन पहुँचाता था और रात भर दादी के पास भी रहता था। अस्पताल घर के पिछवाड़े होने के बावजूद रीता अभी तक सास को देखने नहीं गई थी। रमेश को इस व्यवहार से बेहद दुख पहुंचता था, लेकिन सब कुछ उसके वश के बाहर था। वह रीता के साथ जबरदस्ती करके घर में किसी प्रकार की कलह नहीं चाहता था। यही वजह है कि 11 वर्ष पहले रमेश के पिताजी की मृत्यु के पश्चात 4 बेडरूम और हॉल का फ्लैट होते हुए भी रमेश को अपनी मां को आश्रम में छोड़ना पड़ा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सास बहू 2 अजनबियों की तरह एक छत के नीचे रहे। घुटन भरी जिंदगी न तो रमेश जीना चाहता था और न ही सुनीता देवी। हालांकि स्वयं सुनीता देवी ने ही वृद्धाश्रम में रहने का फैसला किया था, लेकिन फिर भी घर छोड़ते वक्त उन्हें बेहद तकलीफ हुई थी। बेटे के पास भी कोई चारा नहीं था, क्योंकि सुनीता देवी का घर नागपुर में था, जहां वह अपने पति के साथ रहती थी और उनका इकलौता बेटा रहता था मुंबई में। बेटे के लिए रोज रोज आना मुश्किल था। वह माँ को अकेले छोड़ नहीं सकता था। रमेश ने यही मुनासिब समझा कि माँ जो कह रही है वही ठीक है। उसने माँ को मुंबई के ही कोची होम वृद्धाश्रम में भर्ती करवा दिया, जहाँ वह पिछले 11 वर्षों से रह रही है और रमेश प्रत्येक रविवार का दिन अपनी माँ के साथ गुजारता है। उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचाता है, सुख दुख की बातें करता है और शाम को घर वापस चला आता है। आज जब रमेश रात को अस्पताल से वापस आया तो उसने रीता से कोई बात नहीं की, स्नान किया और खाना खाकर चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उसे इस बात की बेहद तकलीफ हो रही थी कि 11 दिन से मां घर के पास वाले अस्पताल में है और उसकी पत्नी औपचारिकता बस भी उन्हें देखने नहीं गई। रीता जब रसोई का काम निपटा कर शयन कक्ष में आई तो पति को दीवार की तरफ मुंह किए लेटे हुए पाया। यह आज की बात नहीं है, यह तनाव पिछले 11 दिनों से घर में चल रहा है। रीता भी दूसरी दीवार की तरफ मुंह घुमाकर लेट गई। नींद तो जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। शादी के बाद के 5 बरस उसकी आंखों के आगे से गुजरने लगे। शादी होते ही सास ससुर की शिकायतें शुरू हो गई थी। हर छोटी बड़ी चीज को लेकर ना तो उन्हें रीता के मायके से आई हुई चीज कोई पसंद थी, न ही उसका बनाया हुआ खाना। रोज किसी न किसी चीज में नुक्स निकल दिया जाता था, जहाँ तक कि रीता की आवाज में भी। कहते हैं कि यह बोलती कैसे है। रीता की आवाज बहुत ही बारीक और बच्चों जैसी सुनाई पड़ती थी। हालांकि यह सब किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन सास ससुर को इस बात पर भी एतराज था। वे समझते थे कि रीता बनावटी आवाज बनाकर बातें करती है। रीता की कोशिश रहती थी कि घर के सभी सदस्य खुश रहे, मगर ऐसा हो न पाता। कभी कभी तंग आकर पलटकर वह जवाब भी दे देती थी। जिस दिन जवाब देती उसके अगले ही दिन घर में अदालत लग जाती और उसे रमेश के दबाव में आकर सास ससुर से माफ़ी मांगनी पड़ती। रमेश का कहना था कि अगर इस घर में रहना है तो इस घर की मिट्टी में मिल जाओ। रीता के सुलगते हुए दिल में मुट्ठी भर राख और जमा हो जाती। रीता के पिताजी के खून में प्लेटलेट्स काउंट बहुत कम हो गया था। उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उस दिन जब फोन आया कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ, तो रीता ने अपने सास ससुर से अपने पिताजी से मिलने शिमला जाने की इजाज़त मांगी। तो ससुर जी ने हंसते हुए कहा, बहू यह कौन सी नई बात है। उनकी तबीयत तो आए दिन खराब ही रहती है, पता नहीं क्या बीमारी है। बिस्तर पर एड़ियाँ रगड़कर मरने से अच्छा है मृत्यु एक ही झटके में आ जाए। रीता के साथ सुनीता देवी बोली थी। यह बात उन्होंने अपने बारे में कही होती तो और बात थी, मगर उन्होंने तो निशाना बनाया था रीता के पिताजी को। सुनकर रीता का दिमाग झन्ना उठा। उसने वक्र दृष्टि को दोनों से निहारा। सास ससुर दोनों स्तब्ध रह गए। बैठक में बैठे रमेश ने भी यह सब देखा सुना। किसी को भी जैसे काटो तो खून नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। 2 दिन पश्चात रीता के पिता की मृत्यु हो गई। रमेश स्वयं रीता को लेकर शिमला गया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। पिता की मृत्यु ने राख में दबे ज्वालामुखी को और तेज कर दिया था। रीता अब जिंदगी भर सास ससुर की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी।
सुबह उठी तो रीता की आंखें रात भर नींद न आने की वजह से लाल थी। बेटा अस्पताल से आकर स्कूल के लिए तैयार होने लगा। रीता रसोई में चली गई। रमेश चुपचाप दाढ़ी बना रहा था। सभी के घर में मौजूद होते हुए भी एक चुप्पी व्याप्त थी। वक्त गुजरता गया। सुनीता देवी के साथ हुई दुर्घटना को 8 महीने गुजर गए। आज रीता जब सोकर उठी और जैसे पैरों पर शरीर का भार पड़ा, वह असहनीय पीड़ा से करा उठी। वह चलने में लगभग असमर्थ थी। फिर शुरू हुआ डॉक्टरों, परीक्षणों और दवाइयों का सिलसिला। 1 सप्ताह गुजर गया और रीता बिल्कुल भी उठने के काबिल न रही। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया कि रीढ़ की हड्डी में नीचे वाली बोन की सक्कर छोटी हो गई है। दवाइयाँ और कमर पर बांधने के लिए बेल्ट रीता को दे दी गई। पूरे दिन भाग भाग कर काम करने वाली रीता का सारा वक्त बिस्तर पर गुजरने लगा। रमेश प्रतिदिन सुबह खाना बनाता, अपना और बेटे का टिफिन भरता तथा रीता के लिए हॉट केस में भरकर रख जाता। रीता पूरा दिन कुछ न कुछ सोचती रहती। अंदर ही अंदर वह बुरी तरह डर गई थी। उसे लगने लगा कि वह किसी काम की नहीं रही है, पति पर बोझ बन गई है। अगर यह बीमारी ठीक न हुई तो वह जीते जी मर जाएगी। अचानक सास का चेहरा उसकी नजरों के सामने कौंध जाता। कितनी तकलीफ हुई होगी मेरी सास को, कितना कष्ट उसने अकेले सहा। 11 वर्ष तक अकेलेपन का संताप झेला। बेटा बहू होते हुए भी, परिवार होते हुए भी तकलीफ से अकेली जूझती रही। मैंने जिंदगी में सिर्फ खोया ही खोया है। जिन्हें मैंने इतनी तकलीफ दी, क्या कभी उनके दिल से मेरे लिए दुआ निकली होगी? मैं सब कुछ भुलाकर उन्हें अपना बना सकती थी, लेकिन मैंने कोशिश ही नहीं की। अगर सास ससुर सही नहीं थे तो मैं भी तो गलत थी। इंसान को कभी कभी दूसरों को माफ भी कर देना चाहिए। कितने वर्षों से नफरत की ज्वालामुखी को परत दर परत अपने अंदर जमा करती आ रही हूँ। मैं आज तक नहीं जान पाई कि यह ज्वालामुखी मुझे झुलसाकर खत्म किए जा रहा है। अब और नहीं, मैं बिना किसी बोझ के निर्मल जीवन जीना चाहती हूँ। रीता ने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय किया। वह रमेश के साथ स्वयं जाएगी माँ जी को लेने, बस थोड़ी सी ठीक हो जाए। वह अगर आने के लिए नहीं मानेंगी तो भी वह पैर पकड़कर खुशामद करके उन्हें मना लेगी। इन ख्यालों ने ही रीता को बहुत हल्का बना डाला। वह जल्दी ठीक होने का इंतजार करने लगी। शाम को रमेश जब ऑफिस से वापस आया तो रीता के चमकते चेहरे को देख उसे बहुत संतोष हुआ। जब रीता ने अपना इरादा बताया तो रमेश कृतज्ञ हो गया। उसके मन में आया कि दुनिया भर की खुशियाँ रीता पर न्यौछावर कर दे। प्रकट में वह कुछ बोला नहीं, बस प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा और झुककर उसका माथा चूम लिया। दोस्तों, यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर अपने विचार जरूर बताएं। ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए हमारे चैनल दर्द भरी हिंदी कहानियाँ को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।